ना ये चुनाव वैध है, ना ही नैतिकता के दायरे में है। ये बेईमानी है, खुली बेईमानी है, इस देश के संविधान की हत्या है, इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने बताया, उसने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, फाइनल लिस्ट। लेकिन चुनाव के बाद जो आंकड़ा आया, तो ये भी इलेक्शन कमीशन की ही उस पे है, प्रेस रिलीज पे। हमारे पास और कुछ नहीं है, सारा इलेक्शन कमीशन का है। उस पे आ रहा है 7 करोड़ 45 लाख और 20-26 हजार के लगभग का कुछ है एग्जैक्ट टोटल वोटर। तो ये 3 लाख से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ गए? आचार संहिता की धज्जियां सरकार ने उड़ाई और इलेक्शन कमीशन ने गुलाम की तरह सर झुकाए, आंखें मीच के उस आचार संहिता के चितड़े होने दिए। कैसे? 30,000 करोड़ रुपया बांटा गया। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेके इस पूरे इलेक्शन को खत्म करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल रद्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस देश की सरकार के साथ और इस देश के बेईमान इलेक्शन कमीशन के साथ में खड़ी हुई है और इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कराने में सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही भागीदार है। इस देश में जो ईमानदार लोग हैं, उन ईमानदार लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो ईमानदार जज हैं या जो रहे हैं, उनकी देखरेख में इस देश में चुनाव हो। एसआईआर का देखा ना, एसआईआर कहीं भी संविधान में एसआईआर का जिक्र नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें कहीं भी एसआईआर का जिक्र नहीं है। ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये सारी चीजें, इनको लेकर पिटीशन पड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कुछ नहीं रोका। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं मर चुकी हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीएजी हो, कोई भी हो, सारी संस्थाएं मर चुकी हैं और इस देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री की गुलामी में डूबी हुई हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर ये किस तरह से देखते हैं। आपको बता दें बिहार के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई है वो है 89 और जेडीयू की 84 और चिराग पासवान की 19 सीटें आई है। और महागठबंधन की अगर मैं बात करूं तो महागठबंधन को सिर्फ 36 सीटें मिली है, जिसमें राजद के खाते में 25 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली है। तो सर ये जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो मोदी जी को, नीतीश कुमार को बधाई तो बनती है? नहीं, इनको बधाई नहीं बनती। बधाई बनती है मेरे हिसाब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जीतता है सर उसको बधाई दी जाती है। तो वही तो जीता है। ये कुछ नहीं है बेचारे, ये जो जीते हैं, जीता तो वो है ज्ञानेश कुमार जीता है। वो अपनी बेईमानी करने में बिल्कुल कामयाब हो गया और मोदी के लिए बेईमानी करने में वो कामयाब हो गया। तो सारी बधाइयां मेरे विचार से दी जानी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को और उसके साथ में जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं उनको, कि इस देश में पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी उनकी है उसको उन्होंने दफन कर दिया। इस देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी और मोदी की गुलामी करते हुए अपने आका के प्रति उन्होंने पूरी वफादारी से अपना काम किया और उनको जो है बिहार में जिता दिया। बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, नीतीश कुमार जीत गए, प्रचंड बहुमत मिला, तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। तेजस्वी हार गए तो आप कह रहे लोकतंत्र नहीं, तेजस्वी हार जीत तो लगी रहती है। तेजस्वी के हारने और इसके जीतने उससे वो नहीं है। जिस तरह से चीजें हुई हैं, ये बात तो कौन हारेगा कौन जीतेगा आप लोगों को तो अब पता लगी है। मैं तो 5 महीने 6 महीने पहले ही मैंने कह दिया था कि बिहार में कौन जीतेगा, ये मुझे मालूम है ना, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सब कुछ पहला हुआ। बात यह है कि जो बात मैं कह रहा हूं, मेरे इन बातों को कहने का कोई आधार है, हवा में नहीं है कुछ भी। उसका आधार यह है कि जो एसआईआर की गई, उस एसआईआर में सबने देखा, आप भी पत्रकार थे, वहां जमीन पे जाके पत्रकारों ने बताया कि किस तरह की धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडेंस थी, जो गाइडलाइन थी, उसके अनुसार जो नए फॉर्म वोटर बनाने के लिए जो फॉर्म देने थे वो ना उस तरह से दिए गए, बहुत लोगों को दिए ही नहीं गए, और डुप्लीकेट जो उनको देना था वो तो दिया ही नहीं गया, जो रिसीविंग देनी थी वो तो दी ही नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2, वहीं बैठे बैठे अपने सेंटर पे ही बैठे बैठे बीएलओज ने फॉर्म भर दिए, साइन कर दिए, सब कुछ कर दिए, सब कुछ वहीं हो गया।
एक एक कमरे के मकान पर 500, 700, 800 वोट हैं। ये सब कुछ सारा फ्रॉड सब कुछ दिखा, और इसमें सबने देखने के बावजूद भी कहीं कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो सर एसआईआर की वजह से इंडिया हार गया? केवल एसआईआर नहीं, एसआईआर के आगे और सुनो। उस एसआईआर में 65 लाख वोटें काटी गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया, और उसने बताया कि 16 लाख जो हैं नए वोटर जोड़ने के लिए फॉर्म भरे गए। फॉर्म एप्लीकेशन जो उन्होंने रिसीव की 16 लाख, ये उनका आंकड़ा है, उनकी वेबसाइट पे पड़ा हो। अब हेर फेर कर दिया हो तो पता नहीं। तो 21 लाख वोटें कहां से आ गई? जब फॉर्म जो है 16 लाख आए तो 21 लाख वोटें कैसे बन गई? इसके बाद जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने बताया, उसने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं फाइनल लिस्ट। लेकिन चुनाव के बाद जो आंकड़ा आया, तो ये भी इलेक्शन कमीशन की ही उस पे है, प्रेस रिलीज पे। हमारे पास और कुछ नहीं है, सारा इलेक्शन कमीशन का है। उस पे आ रहा है 7 करोड़ 45 लाख और 20-26 हजार के लगभग का कुछ है एग्जैक्ट वोटर, टोटल वोटर। तो ये 3 लाख से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ गए? इसका जवाब दे, अभी तक कोई जवाब नहीं है। इनका जवाब तुरंत देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मिसकंडक्ट हुआ है, जिसके वजह से पूरा चुनाव एक झटके में कैंसिल होना चाहिए, वो है आचार संहिता की धज्जियां सरकार ने उड़ाई और इलेक्शन कमीशन ने गुलाम की तरह सर झुकाए, आंखें मीच के उस आचार संहिता के चिथड़े होने दिए। कैसे? 30,000 करोड़ रुपया बांटा गया इस इलेक्शन में, जिसमें 10,000 रुपए 1.5 करोड़ जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं को देने की थी, और वो इलेक्शन के दौरान दिए गए। कैसे? सरकार ने रिलीज तो पहले ही कर दिया था, कहीं मतलब नहीं, खाते में बाद में नहीं, खाते में कैसे बाद में आएगा? 11 तारीख को इलेक्शन है, 10 तारीख को आपने रिलीज किए हैं। 10 तारीख को कैसे? कौन सा है? डिजिटल इंडिया का है बात का आपका? आप ये कहो कि साला पैदल चल के जा रहा वो, कोई उसे कंधे पे धर के लेके जा रहा, नोटों को जाके गांव में बांटेगा? बटन ही तो दबाना है, बटन दबा के सबके खाते में चले जाते हैं। कैसे उस दौरान ये पैसा दिया जा रहा है? एसआईआर की वजह से बीजेपी जीत गई। आप कह रहे कि जो पैसे बांटे गए, वोट खरीदी गई, इसकी वजह से जीत गई। तो सर आप, क्योंकि सर शुरुआती लोगों में से हैं जिनको मैं जानता हूं, जो लोग ईवीएम को लेकर, मशीनों को लेकर प्रोटेस्ट आंदोलन करते आए हैं सड़कों पर लगातार, तो सर उस पर आपने कोई बात नहीं, तो क्या अब उसको लेकर आपने हरी झंडी दे दी है? ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सारा ठीक रहा तो आपने एसआईआर पे फोड़ दिया। नहीं, अभी सारा कहां फूटा, बाकी तो और भी रह गया ना। ये तो अभी मैं चीजें बता रहा हूं, आपने बीच में टोक दिया। ईवीएम तो है ही, ईवीएम का तो मतलब ही नहीं है कि ईवीएम से बेईमानी ना हुई हो। अभी तो आप देखें कि जो लोग हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद में पूरी जो है डिटेल सारी बताई कि किस किस तरह से बेईमानी हुई। आने वाले समय में आप देखना, ज्यादा नहीं, 1-8 महीने के अंदर अंदर बिहार में कहां कितनी बेईमानी हुई, सब कुछ एक एक चीज निकल के आएगी। इसके अलावा ये सबने देखा कि बिहार के बाहर से जो लोग हैं, उनको ट्रेनों में भर भर कर भेजा गया। ये ट्रेनों में जो पैसे दिए गए, आदमी दुनिया के किसी कोने में हो, अपनी वोट डालने के लिए जाना चाहता है, स्वतंत्र है, जाए, अपने पैसे से जाए। लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई दल उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, तो ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और कानून का उल्लंघन है। आचार संहिता को नहीं करना चाहिए, वॉलंटियर नहीं कर। अरे गांव में रिक्शे लेके नहीं जाने देते, क्या बात कर रहे हो यार? हम तो रहे, हमने देखा गांव में, शहरों में, मोहल्ले में रिक्शे तक 3 व्हीलर से नहीं ले जाने देते। इवन कई बार ट्रैक्टर को भी रोक लेते। किसका ट्रैक्टर? प्रधान जी का ट्रैक्टर है। और ये कौन है? ये और लोग हैं। आप प्रधान जी अपने परिवार को ला सकते हो, इन्हें नहीं ला सकते। जब इतने को रोका जाता है, तो यहां तो लाखों और 50 लाख लोगों के जाने की बात हो रही है।
4 ट्रेनों के तो जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं श्री कपिल सिब्बल साहब, जो राज्यसभा के एमपी भी हैं, उन्होंने बाकायदा सारी डिटेल में बताया और दिखाया है बाकायदा कि जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो बाकायदा सबका नाम नोट करके सबको कह रहे हैं और कह रहे हैं हमने भेज रहे हैं, हम फैसिलिटी दे। तो सर आप इस चुनाव को वैध नहीं मानते, नतीजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं? चुनाव नहीं, मतलब ही नहीं है। हमें तो मालूम है कि किस तरह से वैध का तो मतलब नहीं है, ना ये चुनाव वैध है ना ही नैतिकता के दायरे में है। ये बेईमानी है, खुली बेईमानी है, इस देश के संविधान की हत्या है, इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या और इस लोकतंत्र के हत्यारे हैं इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दोनों कमिश्नर और वो तमाम अधिकारी जो गृह मंत्री अमित शाह की, मोदी की जो गुलामी कर रहे हैं और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभा के, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभा के इस बेईमानी का, इस डकैती का हिस्सा है। तो अब क्या होना चाहिए सर इस पूरे मामले में? अब तो होना तो ये चाहिए, लेकिन जो बेईमान है वो कैसे कहेगा कि मैंने बेईमानी करी? क्या होना वही होना तो सिंपल ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेके इस पूरे इलेक्शन को खत्म करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल रद्द करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हालांकि इस सारे में सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस चुनाव को कराने में मैं नहीं कोर्ट जाता, मुझे तो मालूम है क्या होना है। सुप्रीम एसआईआर का देखा ना, एसआईआर कहीं भी संविधान में एसआईआर का जिक्र नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें कहीं भी एसआईआर का जिक्र नहीं है। ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये सारी चीजें, इनको लेकर पिटीशन पड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कुछ नहीं रोका, डेट पे डेट डालते चले गए और इसी बीच में एसआईआर भी हो गई, ड्राफ्ट जो वो भी आ गया वोटर लिस्ट, उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, चुनाव डिक्लेयर हो गए, चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया और पिटीशन अभी जो कि तो पड़ी है वो डिसाइड नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस देश की सरकार के साथ और इस देश के बेईमान इलेक्शन कमीशन के साथ में खड़ी हुई है और इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कराने में सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही भागीदार है। सर अगर आज महागठबंधन ही सरकार बन जाती तो क्या सर तब भी आपके यही शब्द होते? अगर सही तरीके से होता, आज भी कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा दो, पारदर्शी चुनाव करा दो, हर चीज कोई भी देखे, हर किसी को पता रहा बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, मोदी ही जीत के आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नजर में कौन सा चुनाव सबसे निष्पक्ष? हमारी नजर में यह है कि इस देश में जो ईमानदार लोग हैं उन ईमानदार लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जो ईमानदार जज हैं या जो रहे हैं उनकी देखरेख में इस देश में चुनाव हो और पूरे देश में, न केवल प्रदेश में और साथ में ही पूरे देश में चुनाव एक ही दिन में हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनाव होने के 5 घंटे के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाए और जब तक नतीजे नहीं आ जाए तब तक काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और जो लोकल पुलिस है वो लोकल पुलिस उस बाउंड्री के बिल्कुल बाहर होनी चाहिए। आप चाहे सेना लगाओ या किसी को लगाओ, लेकिन निष्पक्ष चुनाव करा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, पता लग जाएगा। सर आपने कहा कि सर चुनाव रद्द होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हाँ बिल्कुल करो ना। हम कह रहे हैं कि मैंने आपको जो बातें कही है आप केवल एक चीज नहीं पकड़ो, मैंने कहा है बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराओ और चुनाव आयोग जो होना चाहिए, चुनाव कमिश्नर होने चाहिए जो ईमानदार लोग हैं, इस देश में ईमानदार लोग, अधिकारी, ईमानदार अधिकारी भी हैं, उन अधिकारियों में से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त करो और सुप्रीम कोर्ट के जो ईमानदार जज हैं और रहे हैं उनकी देखरेख में ये चुनाव कराओ। हमें कोई वो नहीं। मेरा सवाल है सर, हमें मालूम है कि अगर ऐसे चुनाव हो जाएगा मोदी एंड कंपनी की जमानत जब्त हो जाएगी, खुद मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। बनारस से मोदी ने जीत, मैं कह रहा हूं बनारस में अभी करा लेना, बहुत बड़ी बात है। मोदी अब तो बड़ी मतलब जबरदस्त उनकी सुनामी चली है, जैसा वो कह रहे हैं, बड़ी बम्पर जीत मिली है। इस बम्पर जीत के बाद अभी करा लो ना, कल ही करा लो,
ठीक है, कल ही करा लो बनारस में, अगर मोदी की जमानत जब्त ना हो जाए। सर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा गया, विपक्ष ने मोदी सरकार को, बीजेपी को, एनडीए को अपने दम पे बहुमत से सरकार बनाने से रोक दिया, तो लगा कि भाई जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है वो लग रहा है मजबूत हो रहा है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से लगातार जो महागठबंधन की जो ताकत है वो दरकता जा रहा है, लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप हरियाणा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, और अभी बिहार का नतीजा ले लीजिए, दिल्ली का नतीजा ले लीजिए, और अब सर यूपी का चुनाव होने वाला है। यूपी में क्योंकि आप पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ आप पहले भी थे, आपकी पार्टी, तो अब क्योंकि आपका स्टेक है, तो अब अगर यूपी के अंदर चुनाव होगा तो क्या रणनीति है, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, रणनीति क्या होगी ये तो बाद में बताएंगे कि कैसे होगी, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे कि इस एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव न हो। बैठेंगे, बात करेंगे और रणनीति बना के संघर्ष करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो यूपी में एसआईआर होगा? बिल्कुल, अब तो शुरू हो गया है। हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, यूपी में शुरू हो गया, 12 राज्यों में हो रहा है और यूपी भी है उसमें से एक। तो प्रयास करेंगे कि इस एसआईआर के तहत चुनाव न हो। लेकिन सर अब जो आएगा सर, जो वोटर लिस्ट हो तो एसआईआर के तहत ही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब पब्लिक सड़क पर आती है तो सब कुछ होता है, समझे ना। जिस दिन इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो जाएगा उसी दिन खेल बदल जाएगा सारा का सारा। तो सर 27 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? नहीं, ये तो 27 को तो अभी समय है, जब बताएंगे कि क्या तैयारी है आपको बताएंगे। सब पूरा मीडिया सारे साथियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या है कैसे। बिहार के नतीजों से सर को झटका लगा है क्योंकि अब आगे यूपी नहीं, झटका हमें कुछ नहीं, झटका सिंपल कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि जिस दिन एसआईआर शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से पत्रकार थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उनको बता दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से डेट पे डेट देके चुनाव आयोग के, बेईमान चुनाव आयोग के साथ में खड़ा रहा और इस के साथ साथ सरकार के साथ में खड़ा रहा और सब कुछ हो गया। आगे जो होना है, एसआईआर जो था वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या पर मोहर लग गई थी, वो पहला कदम था। अब उसके बाद जो बिहार का चुनाव है ये उसके आगे का कदम है। उस संविधान के, लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर ये एक खंजर गाड़ा गया है। आने वाले समय में अगर इस एसआईआर को नहीं रोका गया, इस एसआईआर से अगर चुनाव हो गए पूरे देश में, इस देश का संविधान के ही माध्यम से ये बीजेपी खत्म कर देगी 2029 में। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो एसआईआर है और वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, उसकी कमेटी में उस पर चर्चा हो रही है, ये सब कुछ, सारी तैयारी जो है, ये सब कुछ उसके लिए है, 2029 के लिए, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए। क्योंकि कुछ प्रावधान, अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसका जो पार्ट 3 है, उसमें इस तरह के, पार्ट 2 जो है उसमें इस तरह के प्रावधान है जिसके लिए बड़े बहुमत की जरूरत है। और साथ साथ में बहुमत के साथ साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों यानी 15 राज्यों की भी जरूरत है। ठीक है, तभी वो संशोधन हो सकेंगे। तो ये सब उसकी तैयारी है। सर लग रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मैं तो जानता हूं कि वो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा। आखिरी सवाल, मेरी जानकारी में तो यही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। बल्कि इसके माध्यम से मोदी ने बाकायदा, मैंने पहले भी कहा था, ऐसी जगह पे लाके नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया है जहां पर सीटें बहुत हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मेरी समझ से नहीं बनेंगे, मेरे जानकारी, मेरे ज्ञान के हिसाब से नहीं बनेंगे। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री, लग रहा है पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार पहले ही। मार भी लो तो भी क्या, ऐसा हाल कर दिया। अगर मार भी लेंगे तो भी क्या, उलट पलट के ही रह जाएंगे, होना कुछ नहीं है। सरकार तो बनने से रही, विपक्ष को इतनी सीटें नहीं है। अगर एआईएम और सारे लोग मिल जाए तो बन, और एआईएम ये क्यों मिलेंगे? ठीक, आखिरी सवाल है सर बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी सर, 89 जीत गई, तो क्या कमी रही सर 12 सीटों पे? नहीं, ये तो मुझे शिकायत है, इस बात की शिकायत मुझे ज्ञानेश कुमार से है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इतना बढ़िया प्रदर्शन किया। अरे नहीं, इतना बढ़िया नहीं। ज्ञानेश कुमार ने बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ी करी। पता नहीं मोदी उसको डांट लगाया गया नहीं लगाया गया, लेकिन बड़ी गड़बड़ी करी यार। 101 की सीट तो थी,
अब 90 आई हैं, 89 आई हैं, तो 12 ही तो और जितानी थी। इतनी जिताई और जिता देते यार, कम से कम 100 में से 100 नंबर मिल जाते बीजेपी को, मोदी जी को। मेरी शिकायत है भाई, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिए। ज्ञानेश कुमार आगे ऐसे ठीक नहीं यार, मालिक के साथ ऐसी जो है, मतलब इसे मैं गद्दारी कहूंगा, ऐसे ठीक नहीं है भाई। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ भाई। उसने इतना सब कुछ किया और 12 सीटों में जिताने में क्या दिक्कत थी? इन्हें भी लगा देते ठिकाने, क्या दिक्कत? सर संवैधानिक संस्थाओं पर सर बिल्कुल विश्वास आपको नहीं रहा? इस देश की संवैधानिक संस्थाएं मर चुकी हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीएजी हो, कोई भी हो, सारी संस्थाएं मर चुकी हैं और इस देश के अनपढ़ प्रधानमंत्री की गुलामी में डूबी हुई हैं। 2 गुजराती अनपढ़ अपराधी व्यक्ति, इस संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे, उनके साथ में ये सारी संवैधानिक संस्थाएं बैठकर, उनके साथ हाथ मिलाकर इस देश को तबाह करने पर तुली हुई हैं। देश कभी भूलेगा नहीं। केवल मोदी और अमित शाह, ये दोनों ही इस देश की तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं, इनसे जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम अधिकारी, सब के सब इस बात के गुनहगार हैं देश की तबाही के। देश पहले भी प्रोटेस्ट किया, अब आगे क्या आंदोलन वगैरह लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस बार लड़ाई तबीयत से करेंगे, साथियों के साथ बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की। बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर बातचीत की, चर्चा, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।